अभी तक हम लोगों ने आदिकाल को जानने समझने की कोशिश की और आज हम लोग आदिकाल पर एक विमर्श करेंगे। यह विमर्श क्यों आवश्यक है और इसकी जरूरत क्यों है? इसकी जरूरत इसलिए है कि आदिकाल के प्रारंभ को लेकर कई तरह के डिबेट चलते हैं। कुछ का कहना है कि आदिकाल 8वीं सदी में शुरू हुआ, कुछ का कहना है कि 10वीं शताब्दी में हुआ, कुछ का कहना है 11वीं सदी में शुरू हुआ। तो आदिकाल का प्रारंभ वस्तुतः हुआ कहां से, किन वजहों से, किन तरीकों से हम यह निर्धारित करेंगे कि आदिकाल का प्रारंभ वस्तुतः किस सदी से हुआ। इसके लिए आवश्यक है कि हम उसके साहित्य को जानें, साहित्य की प्रकृति को जानें, उसकी भाषा, उसकी शैली और उसकी प्रवृत्ति में जो अंतर आया है, जहां से अपभ्रंश से हिंदी अलग होती है और अलग होने का जो बिंदु है उसको पहचानने की कोशिश करें तो फिर हम इस निर्णय पर आ सकते हैं कि हिंदी साहित्य का प्रारंभ इस सदी से हुआ और इस सदी से नहीं हुआ। अगर आदिकाल के साहित्य को देखना चाहें तो 3 तरह के साहित्य मिलते हैं। एक तो अपभ्रंश भाषा का साहित्य है, जिसको हम लोग गिन लेते हैं। आदिकाल में गिनना नहीं चाहिए, भाषा अलग है और भाषा जो अलग है और उसका साहित्य अलग है तो हिंदी में उसकी गणना नहीं होनी चाहिए। स्वयंभू, पुष्पदंत, धनपाल, घायल, अब्दुल रहमान, जमदत्त सूरी, जोहिंदो, देवसेन, दीपंकर, श्रीज्ञान, कई ऐसे साहित्यकार हैं और बड़े साहित्यकार हैं। इनका साहित्य अपभ्रंश में मिलता है और अपभ्रंश के साहित्य को हम लोगों को हिंदी के दायरे में नहीं रखना चाहिए। दूसरा जो साहित्य है वो अपभ्रंश से प्रभावित है, यानी अपभ्रंश भी है और हिंदी भी है। हिंदी के जो लक्षण है, हिंदी की जो प्रकृति है वो मिलने लगती है। सिद्ध साहित्य, रवकाचार्य, नाथ साहित्य, राहुल बेल, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, वर्तेश्वर बाहु, बलिदास, हमीर राशो, वर्णरत्नाकर, इसका जो मूल्यांकन होता है, इसकी जब जांच परख होती है और इसके बारे में समझ बनाई जाती है तो पता चलता है कि अपभ्रंश भी है और हिंदी भी है। और मेरी समझ से हिंदी का प्रारंभ अपभ्रंश से जो प्रभावित साहित्य है उससे मानना चाहिए। आगे हम लोग चर्चा करेंगे कि क्यों मानना चाहिए, कौन सा गुण मिलता है, कौन सी प्रकृति मिलती है, किसके आधार पर हम इस निर्णय करेंगे, ये आगे हम लोग चर्चा करेंगे। और एक तीसरी तरह का साहित्य है वो अपभ्रंश से मुक्त है, अपभ्रंश के दायरे में नहीं है। कुमान राशो, ढोला मारुदुहा, विशलदेव राशो, पृथ्वीराज राशो, परमाल राशो, चंदन बालारास, अस्तुली भद्ररास, रेवंत गिरिरास, नेमिनाथ रास, बसंत विलास, खुसरो की पहलियां, विद्यापति पदावली। आप देखिएगा कि अपभ्रंश से पूरी तरह से मुक्त हो गया है यह साहित्य। अब अपभ्रंश से जो हिंदी अलग होती है तो कारण क्या है, वह बिंदु कौन सा होगा, वह वजह कौन सी होगी जिसके आधार पर हम पहचान पाएंगे, हम कह पाएंगे कि आदिकाल यहां से प्रारंभ होता है।
हिंदी का जो स्वभाव है, हिंदी की जो प्रकृति है, वह एक वियोगात्मक भाषा है। वियोगात्मक भाषा का मतलब होता है कि संज्ञा पद से कारक चिन्ह और सर्ग के चिन्ह जो है वो अलग होते हैं, अलग अलग लिखे जाते हैं। यह जो पहचान है, अगर साहित्य में उपलब्ध होने लगती है तो हम इसके आधार पर मूल्यांकन कर सकते हैं आदिकाल का और अपभ्रंश का। लेखन की जो शैली है, दोहे चौपाई की जो परंपरा है, कहां से दोहा मिलना शुरू होता है, कहां से चौपाई मिलनी शुरू होती है, और इसका असर बाद के काल में, जो भक्ति काल में, रीति काल में है या नहीं है। फिर प्रवृत्तियों का मामला है कि भक्ति काल में जो प्रवृत्तियां हैं, क्या वही प्रवृत्तियां आदिकाल में है, क्या उसकी परंपरा वहां से बनती है। चौथी बात यह है कि अपभ्रंश का स्वभाव तद्भव वाला है, यानी तद्भव शब्दों का प्रयोग अपभ्रंश में ज्यादा हुआ है, और हिंदी में तत्सम शब्दों पर जोर दिया गया है। तो कब ऐसा हुआ है कि तद्भव रूप जो शब्दों का है उसके स्थान पर तत्सम रूप का प्रयोग होने लगा है, यानी भाषा में तत्समता कहां से बढ़ी है। तो ये चार कारण हुआ: वियोगात्मक भाषा, लेखन की शैली, प्रवृत्तियों की परंपरा और तत्समता, तद्भव की जगह पर तत्सम शब्दों का इस्तेमाल। अगर सिद्धों की वाणियों का उदाहरण लें, एक उदाहरण सामने है: जह मन पवन न संचयी, रवि शशि नाह पवेश, तहि बट चित विषाम करु, सरहे कियो उवेश। पद को आप देखिए तो इसमें पवन शब्द आया है, तत्सम शब्द है, रवि आया है, तत्व शब्द है, बट है, चित्त है, शशि है, तत्सम शब्द है। यानी सिद्धों का जो साहित्य है उस साहित्य में तत्सम शब्दों का प्रभाव बढ़ने लगता है। तो वहां से हिंदी का प्रारंभ मान सकते हैं। दूसरा कारण है कि सिद्धों की साहित्य की जो प्रवृत्ति है, जो विशेषता है, वह विशेषता भक्ति काल में दिखाई पड़ती है। सिद्धों की जो प्रवृत्तियां हैं वो कबीर में दिखाई पड़ती है। तो हम कह सकते हैं कि यह प्रवृत्ति का विकास है। दोहे की जो शैली है, दोहे में जो कविताएं लिखी जा रही थी, ये जो दोहा छंद है, चौपाई छंद है, उसका विकास भक्ति काल में होता है। और भक्ति काल के जो तमाम बड़े कवि हैं, तुलसीदास हो या कबीरदास हो या जयसी हो, इसका इस्तेमाल करते हैं। तो तीन प्रवृत्तियां मिल जाती है। चौथी जो प्रवृत्ति है वियोगात्मक भाषा का, यह प्रवृत्ति नाथ साहित्य में तो है लेकिन सिद्धों के साहित्य में नहीं है। तीन प्रवृत्तियां मिलती हैं सिद्धों के साहित्य में, तो हम कह सकते हैं कि हिंदी साहित्य का प्रारंभ, आदिकाल का प्रारंभ सिद्धों की वाणियों से होता है। रामचंद्र शुक्ल का जो इतिहास आया 1929 में, आप जानते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण इतिहास उन्होंने लिखा था, उसका असर आज तक बना हुआ है। विवाद होता रहता है, बातचीत होती रहती है, लेकिन उस इतिहास का जिक्र जरूर होता है। आज भी हम लोग करेंगे, क्योंकि रामचंद्र शुक्ल ने ही पहली बार चिन्हित भी किया, इस तथ्य को चिन्हित भी किया और इस तथ्य पर सवाल भी उठाए। उनकी पंक्तियां हैं:
प्राकृत की अंतिम अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। प्राकृत की अंतिम अवस्था का मतलब था कि अपभ्रंश से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव। रामचंद्र शुक्ल मानते हैं कि हिंदी साहित्य का प्रारंभ हम लोग मान सकते हैं प्राकृत की अंतिम अवस्था से। लेकिन अगली पंक्ति जब वो लिखते हैं, अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी के पत्तियों का पता तांत्रिक और योगमार्गी बौद्धों की सांप्रदायिक रचनाओं के भीतर विक्रम शताब्दी के अंतिम चरण से लगता है। यह कहते हुए एक ठप्पा लगाते हैं कि योगमार्गी बौद्ध और जो तांत्रिक थे उनकी रचना सांप्रदायिक है, और जब रचना सांप्रदायिक हो गई तो विवादों में घिर गई। वहां से साहित्य का प्रारंभ कैसे होगा? भाषा के स्तर पर यह देखा जा रहा है कि जो अपभ्रंश है, उत्तर अपभ्रंश है, वहां से हिंदी साहित्य प्रारंभ होता है, ये वो कहते हैं। आगे वो ये भी लिखते हैं कि मुंज और भोज के समय संवत 1050 के लगभग में तो अपभ्रंश, ऐसी अपभ्रंश या पुरानी हिंदी का पूरा प्रचार शुद्ध साहित्य या काव्य रचनाओं में पाया जाता है। यानी ऐसी अपभ्रंश या पुरानी हिंदी, ऐसी प्राकृत की अंतिम अवस्था वाली जो हिंदी है, उसी का विकास हुआ है संवत 1050 के आसपास। तो रामचंद्र शुक्ल ने सिर्फ सिद्धों के तत्व पर जो गहरे सवाल उठाए, उसकी वजह से वे संवत 1050 से हिंदी साहित्य का प्रारंभ मानते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कुछ सवाल किए, कुछ सफाई भी दी। वे लिखते हैं कि धार्मिक साहित्य होने मात्र से कोई रचना साहित्यिक कोटि से अलग नहीं हो जाती। यदि ऐसा समझा जाने लगे तो तुलसीदास का रामचरितमानस भी साहित्य क्षेत्र में अविवेच्य हो जाएगा और जायसी का पद्मावत भी साहित्य सीमा के भीतर घुस नहीं पाएगा। रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि आदिकाल के संदर्भ में कि धार्मिक साहित्य होने के नाते ये सिद्धों का साहित्य सांप्रदायिक है। हजारी प्रसाद ने कहा कि अगर ऐसी ही बात है तो फिर तुलसी का जो रामचरितमानस है या जायसी का जो पद्मावत है वो भी तो धर्म के दायरे में आता है, तो फिर उस पर उसकी चर्चा भी भक्ति काल में संभव नहीं होगी। आगे उन्होंने और भी स्पष्ट किया कि केवल नैतिक और धार्मिक या आध्यात्मिक उपदेशों को देखकर यदि हम ग्रंथों का साहित्य सीमा से बाहर निकालने लगेंगे तो हमें आदि काव्य से भी हाथ धोना पड़ेगा, तुलसी रामायण से भी अलग होना पड़ेगा, कबीर की रचनाओं को भी नमस्कार कर देना होगा और जायसी को भी दूर से दंडवत करके विदा कर देना होगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो ग्रंथावली है, पृष्ठ 556-57 में इसका उल्लेख है। तो अब स्पष्ट हो जाना चाहिए कि कोई साहित्य धार्मिक मात्र होने से साहित्य के दायरे से अलग होता है, ऐसी बात नहीं है। तब आदिकाल का प्रारंभ कब से हो? पूर्व में हमने प्रवृत्तियों का जिक्र किया, भाषा के स्तर पर और प्रवृत्तियों के स्तर पर जो अंतर आ रहा था, अपभ्रंश से हिंदी का जो अंतर था वह स्पष्ट किया। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा उस अपभ्रंश को कि वह पुरानी हिंदी है। गुलेरी जी की पंक्ति है, उत्तर अपभ्रंश ही पुरानी हिंदी है। राहुल संकृत्यान ने भी अपने लेखों में इस बात को दर्ज किया। सिद्धों के साहित्य के विशेषज्ञ हैं, काफी काम उन्होंने किया है और सिद्धों की वाणियों की पहचान करके उन्होंने भी ये माना है कि हिंदी का जो प्रारंभ है वो इन वाणियों से है। राम कुमार वर्मा अपने इतिहास में भी
इसको दर्ज करते हैं और भोलाशंकर व्यास भी आरंभिक रूप जो है हिंदी के वो अभट्ट से ही मानते हैं। इस तरह से अगर देखना चाहें और पहचानना चाहें तो अब मुश्किल नहीं होनी चाहिए इस बात से कि हिंदी साहित्य का प्रारंभ कब हुआ। काफी स्पष्ट चीजें हैं, साफ साफ चीजें हैं और सिद्धों की वाणियों से ही हिंदी साहित्य का आरंभ मानना चाहिए। अभी तक हम लोगों ने आदिकाल के विभिन्न रूपों का अध्ययन किया, उसके साहित्य का अध्ययन किया, काल निर्धारण किया, काल का नामकरण किया और साहित्य को विभिन्न तरीके से जानने समझने की कोशिश की। आदिकाल पर यह अंतिम बातचीत है। बाद में अगर वीडियो को देखते हुए आप लोग सवाल करेंगे और उसके उत्तर देने के क्रम में अगर एक अन्य वीडियो बनाने की जरूरत पड़ी तो हम लोग बनाएंगे। आप सबों को धन्यवाद कि आपने वीडियो देखा, सब्सक्राइब किया, शेयर किया, पसंद किया, लाइक बटन दबाए। हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी आप वीडियो देखेंगे, इस पर चर्चा करेंगे, आज सहमत होंगे तो आप इसको दर्ज करेंगे और अगर सहमति होगी तो पसंद करेंगे। आगे हम सारे लोग संवाद करते रहेंगे और एक बेहतर इतिहास के बारे में, हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में समझ बनाने की कोशिश करेंगे। आप सबों को धन्यवाद।